बात करते समय आप एक बड़ा प्रश्न अपने दिमाग पर रखें। अलग अलग जगह से लोग इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं। आप जरा अपने विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम और जिन विश्वविद्यालयों को आप जानते हैं उनके पाठ्यक्रम उठाइए और पाठ्यक्रम उठाकर देखिए कि कहीं पर भी ब्रजभाषा का व्याकरण या ब्रजभाषा एज ए सच पढ़ाई जाती है? नहीं। वो न जेएनयू में पढ़ाई जाती है, न डीयू में पढ़ाई जाती है, न जामिया में पढ़ाई जाती है, न वो बीएचयू में पढ़ाई जाती है, न वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो ये सवाल तो उठता है। अब हेमलता जी ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है कि उन्होंने कहा कि ब्रजभाषा के व्याकरण के बारे में थोड़ा सा बताइए आप। अच्छा, इसका पठन पाठन ही बंद है, हुआ ही नहीं है। क्यों नहीं हुआ, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। और ये ब्रजभाषा के साथ ही नहीं है दिक्कत। क्या अवधी का, मैथिली का, संथाली का, भोजपुरी का, इनका व्याकरण और भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? अंग्रेजी की व्यवस्था है हमारे यहां, खड़ी बोली हिंदी की व्यवस्था है, लेकिन ये जो देशज भाषाएं हिंदी भाषी क्षेत्र की, जिन जो कि अलग अलग इलाकों को घेरती हैं, इनके पठन पाठन की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां उनके कवि हैं। अब ब्रजभाषा कब से है? वैसे तो जो भी एकेडमिक्स में अवेलेबल है जानकारी, उसके हिसाब से ब्रजभाषा की शुरुआत 14वीं शताब्दी से होती है और 14वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रजभाषा 400 साल तक अपना विकास करती है, उसका साहित्य विकास करता है और वो पूरे देश में फैल जाता है। सब लोग जान जाते हैं कि ब्रजभाषा का मतलब क्या है। वो सूर है, और सूर की जो आइडेंटिटी है वो ब्रजभाषा के साथ में सबसे गहरी है। लोग देव को उतना नहीं जानते, घनानंद को उतना नहीं जानते। वो एकेडमिक्स में लोग हैं, वो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन ऑल इंडिया पहचान जिसे कहें, राष्ट्रीय पहचान, वो ब्रजभाषा की 400 साल में विकसित हुई। 400 साल में, वो 14 से लेकर 18वीं शताब्दी तक। अब आप सोचिए कि जिस भाषा ने 400 साल तक इतना व्यापक रूप में विकास किया, वो भाषा अचानक डिक्लाइन उसका क्यों होता चला गया? जब हेमलता जी ने कहा मुझसे कि आपको बोलना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा देखूं इसका जो लैंग्वेज सर्वे है उसका डाटा क्या है। तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर सामने थी, और तस्वीर ये थी कि ब्रजभाषा के बोलने वालों की संख्या, जो कहते हैं कि हमारी मातृभाषा ब्रजभाषा है, वो संख्या घट रही है। और अभी हमारे पास में ज़्यादा नहीं, 18 लाख के आसपास से, बल्कि कम ही होंगे, सिर्फ ब्रजभाषी लोग हैं। अभी ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? आप में से कोई मेरी मदद करेगा थोड़ी सी? क्योंकि बातचीत में तब अच्छा लगेगा जब आपकी तरफ से थोड़ा सा पार्टिसिपेशन हो, डिस्टरबेंस हो। ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा है अभी? सर प्रमुख रूप से मथुरा और उसके आसपास का। मथुरा और मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, इवन दिल्ली का जो लखनऊ एरिया सर, वहां भी कहीं कहीं बोली जाती है। ठीक से सोच के सोचिए एक बार। मैं सच कह रहा हूं मैं ये बात। अलीगढ़ में सर बोली जाती है गांव में और मथुरा में भी बोली जाती है गांव में। मेरी अम्मी अलीगढ़ की है, मुझे बोलती है। और
आज स्थिति यह है कि मथुरा मथुरा जो है वो, अरे किसी का माइक खुला हुआ है। आज स्थिति यह है कि पूरे के पूरे ब्रिज मंडल में, मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में एक जमाना था कि वो पूरे के पूरे मध्य देश की भाषा थी। जब भाषा के बारे में बात करेंगे और खासतौर ब्रिज भाषा के बारे में बात करेंगे तो ये चीज हमें थोड़ा सा अपने चिंता में लानी चाहिए कि भाषाएं आती हैं लेकिन भाषाएं जाती भी हैं। शुरुआत किससे हुई हिंदी साहित्य के इतिहास की? कौन कवि है, किस भाषा के कवि से ब्रज भाषा हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती है? कोई है जो इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करके सजेस्ट करे? जी सर, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। जी, अमीर खुसरो ने किस भाषा में लिखा? खड़ी बोली हिंदी में। सर शायद पुरानी हिंदी खड़ी बोली। आहा, खड़ी बोली हिंदी में, पुरानी कहिए नई कहिए जो कहिए, खड़ी बोली हिंदी में। वह पुरानी हिंदी अचानक 500 साल तक कहां गायब हो गई? ये सोचने वाली बात नहीं है। साहित्य सर के बिल्कुल ऐसा। साहित्य के इतिहास में अमीर खुसरो से जहां साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती हो, उनके कंटेम्पररी विद्यापति थे, उनसे साहित्य के इतिहास की शुरुआत होती हो, तो वह अमीर खुसरो की भाषा वो लेखकों की भाषा नहीं बन पाई। और 14वीं शताब्दी में अचानक ब्रजभाषा हमारे सामने आती है और वो धीरे 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 फैलती चली जाती है और 400 वर्ष में वो आसपास के बहुत सारे इलाके घेर लेती है। हम लोग सब साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से साहित्य का इतिहास पढ़ा है। आचार्य शुक्ल के इतिहास से लेके हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास तक आप अगर एक चीज ध्यान से देखें तो आधुनिक काल के पहले तो ब्रजभाषा का साहित्य साहित्य के इतिहास में शामिल है, लेकिन आधुनिक काल आने के बाद ब्रज हिंदी भाषी क्षेत्र की भाषाओं का साहित्य साहित्य में शामिल नहीं है। हम लोग जो पढ़ाते हैं, अब ध्यान दें थोड़ा सा कि साहित्य के इतिहास में भी मध्यकाल में तो ब्रजभाषा शामिल है, अवधी शामिल है, भोजपुरी शामिल है और दूसरी क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद का जो साहित्य है, 19वीं शताब्दी से लेके यहां से आधुनिक काल शुरू होता है, खड़ी बोली हिंदी उसकी तरफ ज्यादा रुझान है। तो पहली चिंता यह है कि साहित्य के इतिहास में 19वीं शताब्दी के बाद की जो हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के अलावा जो ब्रिज भाषा है, उस ब्रिज भाषा का साहित्य शामिल क्यों नहीं है? ब्रिजभाषा कहीं गई नहीं है, ब्रिजभाषा बोली जाती है, ब्रिजभाषा में लोग लिखते हैं, ब्रिजभाषा में कवि भी हुए हैं, बड़ी संख्या में कवि हुए 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, इवन अभी भी लिखते हैं कुछ लोग। लेकिन साहित्य के इतिहास का जब ढांचा बना तो उस ढांचे में सिर्फ खड़ी बोली हिंदी मुख्य भाषा के तौर पर सामने आई। कौन लोग बोलते थे खड़ी बोली हिंदी? जो खड़ी बोली हिंदी सामने आई, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी, यह भाषा किसकी थी? कोई पढ़े लिखे लोगों की भाषा। सर और जो ब्रज भाषा थी उसमें काव्य रचना होती थी, तो काव्य रचना जब भारत जो था वो उस समय स्वतंत्र था, वो प्रतंत्र था 19वीं शताब्दी में, तो
क्या सर ऐसा तो नहीं है कि जो ब्रज भाषा थी वो उसमें कविता करी जाती थी और जब खड़ी बोली आई तो उसमें गद्य का भी विकास हुआ? और कोई? खड़ी बोली हिंदी तो मेरठ और दिल्ली सहारनपुर के एरिया में शुरू शुरू में बोली जाती थी, जो सिर्फ एक उपभाषा के रूप में थी। बाद में इसका देखिए विस्तार हुआ और बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाया और देखिए साहित्य। देखिए जो सबसे जो जटिल प्रश्न है वो ये है कि खड़ी बोली हिंदी दिल्ली के खत्री व्यापारियों की भाषा थी। ब्रजभाषा पहले भी लोग बोलते थे, कविता में ब्रजभाषा का इस्तेमाल था, लेकिन गद्य में तो भाषा का इस्तेमाल था ब्रज का। बोलते तो कविता में नहीं बोलते थे लोग। अभी भी जो ब्रज बोलते हैं लोग, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, अरे कैसो है, अरे बहन तू कैसी है, ये जो लहजा है ये तो अभी भी गद्य में मौजूद है। यहां भाषा के तौर पर खड़ी बोली हिंदी के दाखिल होने के पहले खड़ी बोली हिंदी थी। किसकी भाषा थी? साहित्य के इतिहास में यह बात अनडिस्प्यूटेड फैक्ट की तरह दर्ज है कि 19वीं शताब्दी के दिल्ली के खत्री व्यापारियों की वह प्रमुख भाषा थी। ये जो खत्री व्यापारियों की प्रमुख भाषा, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट निर्णायक एलिमेंट है। और ये धीरे 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 बढ़ता है। एक और चीज घटी, कल्पना करके देखिए कौन सी चीज घटी 19वीं शताब्दी में जिसने के ब्रजभाषा को ठेल के किनारे कर दिया, या अवधी, भोजपुरी और दूसरी जो आंचलिक भाषाएं थी उनको किनारे कर दिया और खड़ी बोली हिंदी को केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। 19वीं शताब्दी के पहले ब्रजभाषा केंद्र में थी और 19वीं शताब्दी के बाद ब्रजभाषा हाशिए पर चली गई। उस समय खड़ी बोली हाशिए पर थी और 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी केंद्र में आ गई। ये जो केंद्र और हाशिए के बीच में जो परिवर्तन हुआ कि जो हाशिए पर थी भाषा वो केंद्र में आ गई और जो केंद्र में थी वो भाषा हाशिए पर चली गई। सर मुझे लगता है कि इसके परिमार्जन की जब बात उठी थी और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा कहने का मतलब खड़ी बोली हिंदी से है, तो उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को परिमार्जन करने की कोशिश की और वहां से सभी एक एक करके जुटते गए साहित्यकार और भाषा का परिमार्जन हुआ, दूसरी भाषाएं पीछे छूट गई। वो तो ठीक है, वो तो परमार्जित भाषा पहले भी नहीं थी, तब तो आपने साहित्य शामिल किया उनका। व्याकरण की बात चलने लगी ना हाँ सर, हाँ, पहले व्याकरण। क्यों 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 चलने लगी, क्यों चलने लगी? ऐसी कौन सी चीज घट रही थी जिसकी वजह से ये चीज केंद्र में आ गई, परमार्जन वाली? सर फोर्ड विलियम एक कॉलेज की रूपता सारे देश में एक रूपता हो भाषा की, शायद सर एक एक छोटे ऐसा है, नजरिया में। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। मैं फिर आपको थोड़ा सा बाहर निकालना चाहता हूं इससे। भाषा साहित्य में नहीं और साहित्य की पत्रिकाओं में नहीं बनती। भाषा का स्वरूप निर्भर करता है माध्यमों के ऊपर और माध्यम की प्रकृति के ऊपर। पहली बड़ी घटना घटी जो कि सिविलाइजेशन की बहुत ही क्रांतिकारी घटना थी, प्रिंट रेवोल्यूशन आया। छापे की मशीन न आई होती तो शायद ब्रजभाषा हाशिए पर न जाती, क्योंकि छापे की मशीन के आने के बाद में जो चीज महत्वपूर्ण थी वो क्या था कि आप मानकीकरण करें। किताब छपनी है हिंदी में तो हिंदी कैसे लिखी जाएगी, उसका एक रूप तय होगा। आप समझ रहे मेरी बात? पहले यह था कि अगर आप लिख रहे हैं, मेरठ के हैं, गाजियाबाद के हैं, मथुरा के हैं, आप जयपुर के हैं, आप ग्वालियर के हैं, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं।
लेकिन आज की डेट में अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो किस भाषा में कम्युनिकेट करेंगे? खड़ी बोली हिंदी। और ये जो चीज थी इसका जन्म हुआ प्रिंट रेवोल्यूशन के जरिए। प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ नहीं था। हां, एक चीज हुई थी, आप ध्यान दें थोड़ा सा, वो ये कि साहित्य के इतिहास में ये जो कागज नाम की चीज है और ये जो छापे की मशीन है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है कि हम लोग जब साहित्य का इतिहास पढ़ाते हैं तो कागज के आने की भूमिका हम देखते ही नहीं है ज्यादा। मैं सिर्फ यहां संकेत दौर कर रहा हूं कि 13वीं 14वीं शताब्दी में हमारे यहां कागज आता है, और वही 13वीं 14वीं शताब्दी में जब कागज आता है तो भाषा का उदय होता है और तेजी से विकास होता है। उसके पहले हमारे पास में कागज नहीं था, भोजपत्र थे और दूसरी चीजें थी। जो मास स्केल पर जो प्रोडक्शन है कागज का, वो संभव हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए। ये जो कपड़ा है ना जो हम पहनते हैं, तो वो जो कपड़ा जो ब्रिटेन में जो कपड़े की मशीनें थी, जिनसे कपड़े के कारखाने थे, वो कपड़े के कारखानों से जो कपड़ा निकलता था उसमें जो गुदड़ा होता था, जो फालतू कपड़ा, उस कपड़े से कागज बनता था। मास स्केल पर कागज के प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ प्रिंट रेवोल्यूशन को संभव बनाया। वो कागज ज्यादा से ज्यादा आने लगा तो हम ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करने लगे। अगर कागज ना आता तो छापे की मशीन काम नहीं कर सकती थी। छापे की मशीन के लिए तो काम के लिए कागज चाहिए। मैं तो अपना एक दस्ता कागज में काम कर लूंगा, एक पांडुलिपि बनानी है, मैं अधिक से अधिक 2 दस्ता कागज से काम कर लूंगा। लेकिन किताब छपवानी है तब तो मुझे 500 कॉपी छपवानी, तो उसके लिए मुझे कागज चाहिए। सो मास स्केल पर कागज का उत्पादन जब शुरू हुआ और उस उत्पादन में जो चीज तेजी से फ्लरिश की, वो कौन सी चीज थी? कबीर कब आते हैं हमारे बीच में? सूरदास कब आते हैं? तुलसी कब आते हैं? ये वही दौर है 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद में धड़ाधड़ जो है भक्ति आंदोलन के कवि, रीतकाल के कवि, ये तमाम कवियों का उदय होता है। नॉर्थ इंडिया में भक्ति आंदोलन का भी उदय होता है। कौन सी चीज थी सबसे महत्वपूर्ण जो आ रही थी? साहित्य से इतर चीजों की तरफ ध्यान दें, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कागज। कागज न आया होता तो हम इन क्षेत्रों में भाषा के, साहित्य के विकास और उसकी पांडुलिपियों के निर्माण की प्रक्रिया में आगे न जाते। बहुत सीमित रहता दायरा हमारा। और जब छापे की मशीन आई 19वीं शताब्दी में, तो उसने कौन सा काम किया पहले? अगर आप में से किसी की, हाँ बताइए। सर सबसे पहले पत्र पत्रिकाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। और भाषा के अक्षर छापे की मशीन के लिए कौन सा उपयुक्त होगा, इस पे काम होने लगा। और हिंदी में किस तरह के वर्ण कैसे उसको छापे की मशीन में लाया जाए, इस पे काम शुरू हुआ था। और हेलो सर, प्रणाम सर। नमस्कार। पहली बार मनुष्य की समस्याएं केंद्र में। और छापे की मशीन जब हमारे बीच में आई तो उसने सबसे पहला काम जानते हैं क्या किया? हम तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज तो लिखना अभी शुरुआत ही हुई थी हमारी। सबसे पहला जो काम था वो ये था कि जो मध्यकाल की जो पांडुलिपियां थीं, वो चाहे धर्म से जुड़ी हुई पांडुलिपियां हो, चाहे वो साहित्य से जुड़ी हुई पांडुलिपियां हो, चाहे वो दर्शन से जुड़ी हुई पांडुलिपियां, उनका मास स्केल पर प्रोडक्शन, प्रिंटिंग। सबसे पहले मध्यकाल का साहित्य, प्राचीन काल का साहित्य, जो भी पांडुलिपि हमारे पास थी और मिल सकती थी, उसको हमने पुस्तक के तौर पर छापना शुरू किया। सबसे ज्यादा 19वीं शताब्दी में किस भाषा की किताबें छपी? खड़ी बोली हिंदी की नहीं, खड़ी बोली हिंदी की कम। पत्र पत्रिकाएं
और उनमें प्रकाशित सामग्री वो खड़ी बोली हिंदी में है, लेकिन जो किताबें आई बड़े स्केल पर वो किसकी आई? ब्रिज भाषा की, अवधी की, भोजपुरी की। हम जानते ही नहीं थे, किताबें धड़ाधड़ आई। तो इसमें एक और घटना घटी, वो ये कि एक नया मीडियम हमारे बीच में आया, वो है बुक, पुस्तक। छापे की मशीन आई। छापे की मशीन तब तक काम नहीं कर सकती थी जब तक कि हमारे पास में इफरात में कागज न हो। कागज के लिए जरूरी था कि हमारे पास में कपड़े का उत्पादन मिल के जरिए हो, मशीनों के जरिए हो। ये जो ढाका से मलमल आती थी, जो तुम्हारे यहाँ जो कुटीर उद्योग था जहां की कपड़ा बनता था, उससे गुदड़े उतने नहीं निकलते थे कि आप मास स्केल पर कागज पैदा कर सकें। तो ब्रिटेन की जो कपड़े की मिलें थी, जिनके जरिए के प्रिंट औद्योगिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिससे कि भारत के तमाम उद्योग धंधे नष्ट हो गए, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म आया। छापे की मशीन के साथ साथ कौन सी चीज आई? पॉलिटिकली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म आया। और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ में जो चीज तेजी से घटित हुई, जिसने कि हमारे पूरे के पूरे दिलो दिमाग को एकदम प्रभावित किया नए मीडियम के तौर पर, वो थी पुस्तक। किसने शुरुआत की? सबसे पहले पांडुलिपियां छापनी किसने शुरू की? वो ईसाई मिशनरियों ने। सबसे पहले किताबें कौन कौन सी आई, वो आप लिस्ट देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि ये जो पुस्तकें थी पहले तो पांडुलिपि के रूप में थी। पुस्तक के तौर पर ये आना, ये एक तरह से एक नए मीडियम, यानी छापे की मशीन एक बड़ा मीडियम और उसी का एक छोटा रूप, वो है बुक। जी सर, बाइबल का भी अनुवाद हुआ। हाँ, वो अभी उस पर बाद में आएंगे। अब ये जो बुक एज ए मीडियम, प्रिंट टेक्नोलॉजी एज ए मीडियम, ये दो नए मीडियम आए। तो जब हम भाषा के विकास पर बात करेंगे तो हमें भाषा के दायरे के बाहर जाके देखना होगा कि वह कौन सी सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रक्रियाएं जो कि भाषा को प्रभावित कर रही है, बदल रही है, रिप्लेस कर रही है, नई भाषा को निर्मित कर रही है, वह प्रक्रिया बाहर दिखाई देगी। भाषा के अंदर खाली वो दिखाई नहीं देगी। किसी ने कोई राजाज्ञा जारी नहीं की थी कि आपको ब्रिज भाषा में नहीं लिखना है। किसी सरकार का दबाव नहीं था कि आपको अवधि में नहीं लिखना है। लेकिन हुआ क्या, छापे की मशीन आने के बाद में भाषा के मानकीकरण, क्योंकि जैसा कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य के इतिहास में लिखा भी है कि मध्यकाल के साहित्य के अंदर जो लेखक शामिल हैं, वे सारे के सारे लेखकों की एक मुश्किल यह है कि वहां एक खिचड़ी भाषा मिलती है। जो अवधि का लेखक है वो ब्रिज का भी प्रयोग कर रहा है, जो ब्रिज का लेखक है वो अवधि के भाषा के शब्दों का भी प्रयोग कर रहा है। ये एकदम मिश्रित भाषा का प्रयोग बड़े पैमाने पर मिल रहा है। अब जैसे कि मैंने शुरू में आपसे बात की तो आपने कहा कि किससे शुरुआत हुई? अमीर खुसरो से। ठीक। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? हिंदी भाषी क्षेत्र में वो कबीर से। अब कबीर से शुरुआत हुई। वो कबीर किस भाषा के कवि थे? भोजपुरी के। भोजपुरी के। भोजपुरी के। तो हिंदी का जो मध्यकाल का जो सबसे बेहतरीन साहित्य है, उसकी नींव रखी गई किससे? भोजपुरी से। और भोजपुरी के कवि कौन है? कबीर। वो खड़ी बोली हिंदी के कवि नहीं है। अब आप यहां से देखिए कि चीजें कैसे तेजी से शिफ्ट कर रही हैं। अवधि आ गई, तुलसी आ गई। ठीक। ब्रजभाषा भी आई, ऐसा नहीं ब्रजभाषा नहीं आई, लेकिन जो कहें कि कई भाषाएं एक साथ दिखाई देती है जो कि क्षितिज पर आ गई। उसमें ब्रिज भी है, अवधि भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है। अच्छा, जब भाषा के बारे में, अच्छा अभी 39 के से ज्यादा पार्टिसिपेंट हैं जो मौजूद हैं।
और इन पार्टिसिपेंट में ज़्यादातर महिलाएं हैं। ठीक, अगर मेरा आइडिया गलत नहीं है तो, या जो भी हो। आज अगर आप ब्रिज में आए या आप अवधि के इलाके में जाएं, मैं तो स्टैंडर्ड भाषा बोलता हूं, मैंने तो कभी ब्रिज भाषा पढ़ी नहीं। हाँ, मैं ब्रिज भाषा में बड़ा हुआ, ब्रिज भाषा का प्रवेश मेरे दिमाग पर हावी है पूरा। और मैं जब बाहर से आता हूं तो मुझे 1-2 दिन लगते हैं रिकवर करने में कि मेरी ब्रिज भाषा है। और मुझे जब लोग बात करते हैं तो वो आमतौर पर औरतें ब्रिज भाषा में बात करती हैं। पुरुष ब्रिज भाषा में, मतलब अगर मैं 10 पुरुषों से मिलता हूं तो मुश्किल से एक पुरुष ब्रिज भाषा में बात करता है, और 10 औरतों से मिलता हूं तो वे 10 की 10 ब्रिज भाषा में बात करती हैं। तो व्यवहार में भाषा कहां मिलती है? औरतों के पास। ये ध्यान रखिएगा। वो लेखकों के पास भाषा तो वो है, क्योंकि साहित्य पढ़ते हैं तो इसलिए लगता है कि वो लेखक हैं, लेकिन भाषा का जो एक्चुअल में उत्पादन और पुनरुत्पादन और विकास किस पर निर्भर है? स्त्रियों के ऊपर, औरतों पर। अब मजेदार बात यह है कि जब हम ब्रजभाषा की बात करेंगे तो या अवधी की बात करेंगे या भोजपुरी की बात करेंगे या हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे, तो जाहिर है कि ये एक प्रॉब्लम रहेगी कि इसमें स्त्रियां कहां हैं, क्योंकि लैंग्वेज का जो बड़ा क्षेत्र है, उसके प्रसार का, उसके निर्माण का, उसके उपभोग का, उसमें औरतें प्रमुख हैं। तो ये एक एंगल ये भी है कि भाषा का जो संबंध है वो किससे है? स्त्रियों से। और ये बात मैं बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूं आपसे। मैं जब मथुरा आता हूं तो मैं मुझसे जितनी भी मैं खूब मिलता हूं लोगों से और बातें करता हूं, क्योंकि मुझे बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं तो प्रोफेसर हूं, मुझे क्यों अच्छा लगता है? वो तो मुझसे साहित्य की बात नहीं करती, वो अपने सामान्य वो सामान्य अपने जीवन की, वो सामान्य जीवन की बातें करती हैं, सामान्य जीवन के प्रश्न खड़े करती हैं, सामान्य जीवन के प्रश्न पूछती हैं मेरे बारे में। और वे जब बोलती हैं तो वो ब्रजभाषा में बोलती है, तो मुझे वह भाषा सुन के इच्छा तो करती है कि मैं बोलूं, लेकिन मेरे अंदर से वो भाषा जगती नहीं है। तो मुझे 1-2 दिन लगते हैं उसे जगाने में, प्रवेश में आने में। ये मैं प्रवेश की बात जानबूझ के कह रहा हूं। मैं, हम सबके जहन में एक चीज बैठी हुई है कि मातृभाषा होती है हमारी। मातृभाषा और पितृभाषा ऐसी कोई चीज नहीं होती। भाषा कहां मिलेगी? प्रवेश में। भाषा से कहां मुलाकात होगी? प्रवेश में। मैं कलकत्ता गया, वहां 27-28 साल रहा, तो वहां के प्रवेश में मैं धीरे धीरे अपने बिना किसी परिश्रम के मुझे बंगला आ गई। क्यों? क्योंकि मैं बाहर जाता था तो बंगला सुनता था, तो रोज 10-20 बंगला के नए शब्द सुन के आता था और मुझे धीरे धीरे वो अपने याद होते चले गए। ब्रिज भाषा या कोई भी भाषा वो कहां मिलेगी? प्रवेश में। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो प्रवेश वाला जो फैक्टर है, क्या इस प्रवेश के फैक्टर पर हमने कभी ध्यान दिया? क्या हमारा प्रवेश ब्रिज भाषा का प्रवेश है? एक छोटा सा आप फर्क समझ सकते हैं। ये मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, धौलपुर, ग्वालियर, ये तमाम इलाके एक जमाने में ब्रिजभाषा के इलाके रहे हैं, आज भी हैं, ब्रिजभाषी मिल जाएंगे। अब आप यहां से देखिए कि जिसकी उम्र 50 से ऊपर है और जिसकी उम्र 50 के नीचे है, स्त्रियों की, पुरुषों की और स्त्रियों की खास तौर पर, क्या यंग लड़कियां ब्रिजभाषा बोलती हैं? जो शिक्षा में दाखिल हुई उससे उसकी भाषा धीरे धीरे छूटती जाती है और वो इस क्रम में वो अपनी एक नई भाषा गढ़ लेती है।
उसमें वो खड़ी बोली हिंदी भी हो सकती है, उसमें कोई और भाषा भी हो सकती है। ये रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपके यहां जो प्रवेश की भाषा है उसके पठन पाठन की कोई व्यवस्था नहीं है। इतना तो होना चाहिए ना कि मैं मथुरा में रहता हूं, मथुरा में जो कॉलेज हैं, मथुरा से जुड़ी हुई जो आगरा यूनिवर्सिटी है, उस आगरा यूनिवर्सिटी से मथुरा के पास ही, जैसा कभी कह रहे थे लोग कि अलीगढ़ है, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली जो कि ब्रिज का हिस्सा रही है, तो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। तो आप क्या वहां ब्रिज भाषा के पठन पाठन की व्यवस्था है? नहीं। क्यों? किसी ने तो रोका नहीं हमें, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस क्षेत्र की भाषाएं कैसे बचेंगी और कैसे समृद्ध होंगी। लेखक के लिखने से भाषा समृद्ध नहीं होती खाली, ध्यान रखिएगा। भाषा बचती है और भाषा समृद्ध होती है पठन पाठन से, उसके अकादमिक व्यवस्था के जरिए। पठन पाठन होगा तो लेखन भी होगा। सूरदास ने पढ़ी होगी हिंदी खड़ी ये ब्रिज भाषा, तब ने लेखन सीखा उन्होंने। लेखन के लिए शिक्षा जरूरी है, वाचन के लिए शिक्षा जरूरी है। तो हमारे शिक्षा की तो व्यवस्था ही नहीं है। कोई विद्यार्थी अगर यह कहे कि मैं बीए ऑनर्स ब्रिज भाषा से करना चाहता हूं, कहीं व्यवस्था है इसकी? नहीं। नहीं सर, क्योंकि बुक्स ही नहीं है। बुक्स नहीं, बुक्स तो तैयार हो सकती है। खड़ी बोली हिंदी कौन सी पुस्तक थी, लेकिन तैयार किया हमने। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर कायदे से ध्यान जाना चाहिए वो ये कि भाषा तब बचती है जबकि अकादमिक प्रवेश में वह भाषा शिक्षण प्रशिक्षण का अंग बने। हमारे यहाँ तो बच्चे को हाई स्कूल में इंटर तक ब्रजभाषा पढ़ाई नहीं जाती, बीए तक ब्रजभाषा पढ़ाई नहीं जाती। खाली 4 पद रख दो सूरदास के, 10 पद रख दो घनानंद के, बिहारी की साखियां रख दो कुछ। ये क्या है? टोकन रिप्रेजेंटेशन। तो क्या टोकन रिप्रेजेंटेशन से क्या पठन पाठन संभव है? नहीं। यह चिंता की जगह है। यह चिंता की जगह है कि जो आधुनिक काल आया और आधुनिक काल में जो इतना व्यापक नेटवर्क डेवलप हुआ एजुकेशन का। पहले तो ब्रजभाषा जब विकसित हुई तो विश्वविद्यालय नहीं थे, कॉलेज भी नहीं थे, बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं थे। कहां से ब्रजभाषा इतनी विकसित हो गई और वो फैलती चली गई? सरकारी संरक्षण भी नहीं था ब्रजभाषा के पास। कैसे फैली ब्रजभाषा? और अवधी और भोजपुरी मैथिली, किसी सरकार का संरक्षण था? नहीं। सर परिवेश के कारण एक मुंह से दूसरे परवेश का एक बड़ा संबंध यह था कि हम जैसे आपस में बात करेंगे, जब भी मिलेंगे तो हम चूंकि ब्रजभाषी हैं तो हम ब्रजभाषा में बात करेंगे। तो अभी क्या दबाव है हमारे ऊपर, या हमारी आदत में कौन? अभी हमारे ऊपर दबाव यह है कि हम अपनी भाषा के अलावा बाकी कुछ भी बोल सकते हैं। और उसमें सबसे आइडियल चीज क्या है जिसको कि हम लोगों ने अपना हिस्सा बना लिया, वो ये कि इससे लाभ नहीं है बोलने में। ब्रजभाषा का माधुर्य सब एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए उसकी एक ताकत समझिए आप। अगर आप देखेंगे कि ब्रजभाषा में जो कविताएं लिखी गई मध्यकाल में, वे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज भी जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं। वे लेखक जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। कौन नहीं जानता सूरदास को? सूरदास ने अपने ब्रजभाषा के जरिए, ब्रजभाषा की कविता के जरिए किसे जनप्रिय बनाया? कृष्ण को। आप एक कवि का नाम उठाइए जो कि आधुनिक काल में पैदा हुआ हो। सर भारतेंदु। एक चीज बताइए जिसकी वजह से कि वे एक कैरेक्टर को राष्ट्रीय कैरेक्टर बना पाए हों।
एक पोएट नहीं है मेरे पास। सर महावीर प्रसाद नहीं, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी का वो मैगजीन है, अरे वो मैगजीन है, उसमें निबंध है, गद्य साहित्य है। जी सर। सूर ने जिस तरह से कृष्ण को एक बड़ा चरित्र बना दिया साहित्य का, एक बड़ा कथानक बना दिया साहित्य का, और वो उस कथानक पर कौन काम कर रहा है? उस पर अनेक भाषा के लोग काम कर रहे हैं। तुलसी ने रामचरितमानस के जरिए किसे जनप्रिय बना दिया? राम को। ये जो चीज है, ये ताकत हमारे यहां तो ये निराला के पास नहीं है। भारतेंदु के आज पाठ्यक्रम से निराला निकाल दिए जाएं, भारतेंदु हरिश्चंद्र निकाल दिए जाएं, अभी पाठ्यक्रम में ही जो है उसके आधार पर भी विद्यार्थी ज्यादा नहीं समझ पाते। अगर पाठ्यक्रम से निकाल दिए जाएं तो कितनी बुरी स्थिति होगी, कोई जानेगा नहीं। एक कवि बिना किसी सिस्टम की मदद के आपके घर तक पहुंच गया, और एक कवि जिसके पास में सिस्टम की मदद है वो आपके घर तक नहीं पहुंचा। कौन ताकतवर है? वह कवि जिसके पास में कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन वो आपकी जबान पर आ गया। मीरा वो बहुभाषी कवित्री है, ठीक? क्यों? उसकी पॉपुलैरिटी कम है, वो कोई मीडियम नहीं था उसके पास में, कोई राजाश्रय नहीं था, बल्कि राजाश्रय से लड़ाई थी। क्या खूबी थी उसकी? मध्यकाल के कवियों की क्या विशेषता थी जिसकी वजह से उनकी कविताएं जनप्रिय बनी? वो एक अपने प्रदेश से निकल करके दूसरे जगह भी जाया करते थे और वहाँ की भाषा विविधता को, वहाँ के संस्कार को, संस्कृति को अपनाते जाते थे। और भाषा में बातें करते थे। अरे अब जैसे मैंने कविता लिखी, अब मान के चलिए कि मैं सूरदास हूं, मेरे पास तो कोई ट्रेवलिंग की व्यवस्था नहीं है। वह व्यक्ति जिसके पास में कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं है, जो कि कहीं गया नहीं, लेकिन उसने एक चरित्र और उसके एक कथानक, एक महाआख्यान, वो उसने सबके जबान पर लाके खड़ा कर दिया। कौन सी चीज थी? एक ही चीज थी। पूरा मध्यकाल के जमाने में एक ही मीडियम था कम्युनिकेशन का, वह था या तो आप मंदिर में जाके गाएं, क्योंकि वहां लोग दर्शन करने आते हैं, वो सुनते हैं, जो सुनते हैं वो जाएंगे, वो कहेंगे कि हाँ बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे वो। अब वो भजन वाचिक परंपरा में प्रिंट नहीं हुआ था, वो वाचिक परंपरा में धीरे 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 संप्रसारित होता गया और फैलता गया। रामचंद्र शुक्ल की आपत्ति है मीरा के बारे में। रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य के इतिहास में लिखा है कि मीरा जो है वो बावरी थी। बावरी मतलब पागल। पागल। अब सोचिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे बड़ा इतिहासकार वो मीरा के बारे में क्या सोच रहा है कि वो पागल थी। आपको गुस्सा नहीं आता? किंतु इस पे मुझे आता है, मुझे आता है। मैं रामचंद्र शुक्ल को यह अधिकार नहीं दे सकता कि वह किसी भी लेखिका को, वो अच्छा पागल होने का उसका एक रूप क्या था जिसकी वजह से वो पागल थी? मीरा हैं? अच्छा ठीक है, आपके कहने से हम ये भी मान लेते हैं। क्या करती थी जिसकी वजह से उन्होंने बावरी कहा उसको? उन्होंने लिखा है कि वो मंदिरों में जाके नाचती थी। मंदिरों में जाके नाचना और भजन सुनाना, यह है उसके बावरी होने का लक्षण। कौन सी चीज थी जिसने को मीरा को इतना बड़ा लेखक बना दिया? कृष्ण की अनन्य भक्ति। मंदिर में जाना, मंदिर के अंदर, मंदिर इज जस्ट लाइक ए मीडियम, जैसे आज टेलीविजन है।
रेडियो है, सोशल मीडिया है। मध्यकाल में मंदिर क्या था? पूजा की तो जगह थी ही, लेकिन वो एक मीडियम भी था जहां से कि आप एक ऑडियंस को कम्युनिकेट कर सकते थे। मीरा की कौन सी खूबी थी? वो मंदिरों में जाके नाचती थी और गाती थी। और इसने क्या किया? मीरा को अपनी सरहदों के बाहर तक संप्रसारित कर दिया। तो उस मध्यकाल में जब हम पढ़ेंगे तो धर्म या मंदिर, ये दो बड़े फैक्टर हैं जो कि आवरण का काम करते हैं, जिसके पीछे कविता छिपी हुई है। लेकिन कविता तो फैल रही है। कविता के फैलने का मतलब यह है कि जो आख्यान चुना गया वो आख्यान फैल रहा है, वो जा रहा है लोगों के बीच में। कैसे जा रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन एक ही चीज है जो कि कॉमन है, वो है वाचिक कम्युनिकेशन। सो वाचिक कम्युनिकेशन के तौर पर संप्रसारण, मंदिरों के जरिए संप्रसारण कविता का, ब्रजभाषा का। मीरा कौन विरोध कर रहा था? आप थोड़ा सा जाएंगी तो आपको पता चलेगा कि मीरा के परिवार के ही लोग थे, जो राजा थे, वे मीरा का विरोध कर रहे थे। मीरा ने किस चीज का विरोध किया? मीरा ने पहले इस बात का विरोध किया कि वो सती नहीं बनेगी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसने पति के साथ में सती होने से इनकार किया था और उसकी वजह से उसे बहिष्कृत किया गया। वो चाहती तो सती हो जाती, लेकिन मीरा सती नहीं हुई। और इसका परिणाम क्या निकला हिंदी के लिए? एक तो वह एक तो परिणाम यह निकला कि एक स्त्री ने मना किया कि मैं सती नहीं होंगी। ध्यान रखिएगा, राजा राममोहन राय तो बाद में आए हैं, 19वीं शताब्दी में, जहां पूरा का पूरा तंत्र, ससुराल के लोग और दूसरे लोग इस बात पर आमादा हो कि आपका पति गुजर गया, अब आप जाइए। मीरा ने इसका विरोध किया। तो कौन सी चीज आई सामने? विरोध और समाज के प्रति आवाज उठाना। नहीं वो अरे हम इतना अभी उसमें नहीं ले जाना चाहता। मैं एक बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं, जहां से कि कविता फूट के निकल रही है। मीरा ने समाज के बीच में अपनी जगह बनाई। वो मंदिरों में गई और जन सामान्य की भाषा में पंडित, बात की, रानी के पद से नीचे उतर के सामान्य स्त्री की तरह बात देखो, की। सामान्य स्त्रियां मंदिर में जाके नाचती नहीं थी। मीरा ने जो एक नई शुरुआत की वो ये थी कि जो प्रचलित मान्यता है, औरत को क्या करना चाहिए, औरत को कहां रहना चाहिए, इससे एकदम इनकार किया। एटीट्यूड में, अपनी आदत में, संस्कार में मीरा एकदम मॉडर्न थी। जी, वो अपने युग से बहुत आगे की मांग में एक मिनट थोड़ा सा रुकिए आप। मैं जहां ले जाना चाहता हूं, मैं शांति से ले जाऊं तो मेरी ये जो बातचीत है आपसे सार्थक हो जाएगी। जी जी। मीरा की ताकत यहां से नहीं आती थी कि वो अच्छी कविता लिखती थी, ये ध्यान रखिएगा। मीरा की ताकत यहां से आती थी कि वो कितना डिसएग्री करती थी, जो चीजें जिन्हें वो स्वीकार नहीं करती। जो उसका मन करता था वह वो करती थी। उसका मन करता था नाचने का तो नाचती थी, गाने का तो गाती थी, जाने का मन करता था तो जाती थी। मीरा की जो रचनाएं, आप सोचिए उस जमाने में मीरा वो प्यार भी करती थी। स्वामी हरदास से प्यार था उनका। अच्छा, हम लोग बात करते हुए डरते हैं हम लोगों को। अच्छा, ये मीरा ने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीरा की कविताओं में मौजूद है। वो जो अपने प्रेमी के लिए जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं वे अलग हैं, और जो हरि के लिए कविताएं लिखी हैं वो अलग है, कृष्ण के लिए कविताएं लिखी हैं अलग हैं। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे 50 कम से कम पद हैं जो उसने अपने प्रेमी के लिए लिखे। अब आप सोचिए, मतलब रिस्क का एरिया देखिए।
उस जमाने में जब वो मथुरा आई तो मथुरा आके उसने मंदिर में गई वृंदावन में, और वृंदावन में जाके उसने कहा कि जो गोस्वामी थे उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अब तो यहाँ के गोस्वामी है मंदिर के, तो गोस्वामी ने मिलने से मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम तो स्त्री से नहीं मिलते। ठीक, मीरा ने इसके रिएक्शन में एक कविता लिखी और लिखा कि कृष्ण, मथुरा में तो सिर्फ एक ही मर्द था जिसे मैं जानती थी, ये दूसरा कहां से आया? वो मर्द था कृष्ण, बाकी तो कोई मर्द था ही नहीं। और ये जो रेजिस्टेंस थी उसकी, ये जो प्रतिरोध था कि तुम नहीं मिल रहे हो तो मैं तुम्हें दिखाती हूं। आप समझ रहे हैं? स्त्री कविता लिख रही है, कहां से उसको बल मिल रहा है? असहमति से। असहमति से। मैं भी आपके रीतकाल में आऊंगा इस पूरे प्रसंग को लेके। आप सब लोग रीतकाल पढ़ाते हैं किसी न किसी रूप में, कुछ लोग कॉलेज में, कुछ लोग यूनिवर्सिटी में, सबने पढ़ा है अपने अपने तरीके से। रीतकाल को लेके एक कॉमन धारणा है कि रीतकालीन जो कवि थे वो दरबारी कवि थे। रीतकालीन कविता पे दरबारी सभ्यता का असर है। ठीक। और जो दरबारी कवि थे वे किसकी कविताएं लिखते थे? श्रृंगार की कविताएं लिखते थे। ये कॉमन चीज है जो कि एकदम रूढ़ी की तरह हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, किताबों में लिखी हुई है, ये बड़े बड़े आलोचकों ने लिखी है। कभी सोचा हमने कि क्या ये सच है? जब मैं ये कहता हूं कि ये रीतकाल के कवि दरबारी कवि हैं और हमें रीतकाल के कवियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, हमें नए दृष्टिकोण से आधुनिक भाषा का, आधुनिक गद्य का, आधुनिक कविता का विकास करना चाहिए, और इसी आधार पर ब्रजभाषा को छोड़ दिया गया। क्योंकि ब्रजभाषा के जो रीतकालीन कवि थे उनका गहरा संबंध किससे था? रीतकाल से। और रीतकालीन कवियों का संबंध किससे था? दरबार से। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है आलोचकों में। अच्छा, आलोचकों ने जो कहा, लेखकों ने जो किया 19वीं शताब्दी और उसके बाद, उसमें धीरे 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 कविता के क्षेत्र से ब्रजभाषा चली गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं उनमें ऐसी भी रचनाएं जो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं और ऐसी भी रचनाएं जो कि खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई हैं। साहित्य के इतिहास में उन्हीं रचनाओं को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक माना गया जो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई हैं। ब्रजभाषा में लिखी हुई रचनाओं को महत्वपूर्ण नहीं माना। यह हमने अपने तरीके से एक डिवीजन कर लिया। मैं इस डिवीजन के अभी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ जो चीज आपके जहन में रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप लोगों में से कोई थोड़ा सा 1-2 मिनट बोले, तो मैं थोड़ा सा जिसे कह के एक अच्छी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। क्या ये सचमुच में ये जो कवि थे ये दरबारी सभ्यता के कवि थे? हमारे यहां सभी लोग इस बात पर एक मत है। रामविलास शर्मा, नगेंद्र और दूसरे लोग, सबने इस पर अपने तरीके से लिखा है। जिस रीतकाल के जो कवि हैं, वो जो श्रृंगार की कविताएं उन्होंने लिखी हैं, वो क्या वह चीज छोड़ देनी चाहिए? सर वो दरबारी कवि थे क्योंकि वो अपना जीवन उपार्जन को कैसे करते, तो दरबार में रहकर वो राजा की प्रशंसा करके जीवन उपार्जन अपना किया करते थे। ठीक है। और सर, जी सर, मैं कुछ कहना हाँ, चाहूंगी। बताइए बताइए। एक्चुअली रीतिकाल में देखा गया है सर कि जो जो विलासी प्रवृत्ति थी वो अपने चरम पर थी। ठीक है। और राजा महाराजाओं का जो एक जो उनका जो लक्ष्य भी था, वो जो दरबार में जो कवि आया करते थे, ये तो सत्य है कि सर वो राजाओं के
मनोवृत्ति के अनुसार और अपनी जीविका के उपार्जन के लिए वह इस प्रकार की कविताएं लिखा करते थे। क्योंकि मैक्सिमम बाद में देखा गया है कि बूझो तो कविताएं नहीं तो राधा कृष्ण सुमिरन को बहाने हैं, इस तरह के बहाने भी दिए गए हैं और श्रृंगार को प्रमुखतः लक्ष्य करके लिखा गया है। और जी सर। नमस्कार जी। मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था, ग्रेजुअली मध्य वर्ग का भी विकास हो रहा था और ये मीरा से देखे हैं कि नारियों का स्वच्छंद रूप भी विकसित हो रहा था। तो इन सबका इम्पैक्ट देखिए ये तो जो आप कह रहे हैं ये तो लिखा हुआ है। सर मैं चाहता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो आप में से कोई बात कह दे ये। सर रीति काल की जो सर एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि सर ने अभी जैसे कहा कि स्त्रियों का स्वच्छंद रूप सामने आ रहा था। मध्यकाल में आप जब देखेंगे तो स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है, वो जी 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 बहुत जी 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 जी। गहरे में वो दलदल में थी। लेकिन हाँ अरे उनका जो व्यवस्था से, मीरा का विद्रोह व्यवस्था से था, वो जी स्वच्छंद नहीं थी, जी जी बल्कि वो एक मनुष्य होने के अधिकार को और स्त्री भी मनुष्य है उस अधिकार को हमारे सामने रख रही है। देखिए एक सर हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। रीतिकाल के कवियों को बहुत साधारण तौर पे मान लिया जाता है कि वो भोग मनोवृत्ति के हैं और नायिका मतलब औरतों को उन्होंने भोग विलास की वस्तु माना है। लेकिन अगर हम नायिका भेद या साधारण रीतिकाल के कवियों को पढ़ेंगे तो वो सिर्फ स्त्री की मनोदशा को बताने वाले कवि मुझे लगते हैं। उन्होंने जैसे जैसे स्त्री की मनोदशा बदल देखिए मैं मुझे लगता है कि उनको तो इसीलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम ये समझ पाए कि स्त्रियों के मन में परिस्थिति के अनुसार कैसे परिवर्तन आते हैं। तो वो दरबारी कवि नहीं कहे जा सकते क्योंकि उनके कुछ ही पद हैं जो दरबार पर आधारित है, दरबार की संरचना या उसके परिवेश पर आधारित है। बाकी अधिकतर पद उनके सामाजिक परिवेश को लेके लिखे गए हैं। मैं आपसे अभी मैं आपको थोड़ा सा और जो है परेशान करूंगा। मैं चाहता हूं मैं थोड़ा सा उलझाऊं मैं आपको। वैसे मैं मतलब जिसे कहें कि एकायामी ढंग से बोलते हुए जा सकता हूं आगे बिना किसी उसके, समझ नहीं आप। लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता क्योंकि ये असल में ये एक तरह से प्रशिक्षण कोर्स है हमारा। ये जो श्रृंगार साहित्य है, ये जो रीतकालीन साहित्य है। हाँ आप बताइए। मैं कह रही थी जो केशव है आचार्य कवि हैं, अगर हम देखें तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो 16 वर्ष की बालिका है उसके लिए भी कहा है कि कुछ ऐसा है सर, मैं भूल रही हूँ कि बाबा कहीं जाए। तो ये मनोवृत्ति जो खुद चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा करके ही जाए, केशव केसन अस्करी जस अरियो न कराही, चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा करके ही जाए। तो इसमें नायिका के मनोभावों का कहाँ प्रदर्शन हो रहा है? ये तो बिल्कुल पुरुष प्रवृत्ति की जो है वही पहचान हो रही है। तो रीतिकाल में तो इस प्रवृत्ति की तो प्रमुखता रही है ना सर। जी लेकिन कुछ पद हैं, मैं भी मानती हूँ कि कुछ पद हैं जो ऐसे हैं, लेकिन जैसे बिहारी का प्रसिद्ध दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, ये अनमेल विवाह को बताने वाला पहला दोहा मुझे लगता है। क्योंकि राजा की उम्र सब बहुत बड़ी है। देखिए मैं अब आपको रोकूंगा। मैं वो थोड़ा सा अंदाजा लग गया है कि वो अभी हम किताब के बाहर नहीं जाना चाहते। देखिए मैं आपको किताब के बाहर ले जाना चाहता हूं, लेकिन वो किताब से ही जुड़ी हुई बात है जो आपने पढ़ी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने श्रृंगार रस का इस्तेमाल किया। ठीक, वो चाहे वो मुक्त छंद में लिखें चाहे वो छंद में लिखें, लेकिन वे श्रृंगार की कविताएं लिख रहे थे। या ये कहें कि जो संस्कृत काव्य शास्त्र के जो नियम है उसके अनुसार कविताएं लिख रहे थे। इस पर आलोचना एक मत है। आप थोड़ा सा मेरे कहने से जैसे मैं कह रहा हूं उस तरह से सोचें। श्रृंगार पर कविताएं, श्रृंगार रस को केंद्र में रख के कविताएं संस्कृत में 1800 वर्ष तक लिखी जाती रहीं।
एक दो दिन नहीं लिखी गई। श्रृंगार रस पर केंद्रित कितने साल लिखी गई? 1800 वर्ष तक, जब तक आधुनिक काल नहीं आया। कहने के लिए 8 या 9 रस थे हमारे यहां, लेकिन कविताएं अधिकतर किस पर लिखी गई? काव्य किस पर लिखे गए? महाकाव्य किस पर लिखे गए? श्रृंगार पर। संस्कृत साहित्य भरा पड़ा है इससे। तो ये श्रृंगार रस के जो कवि हैं, जो श्रृंगार रस में कविताएं लिख रहे हैं, श्रृंगार रस में काव्य लिख रहे हैं, महाकाव्य लिख रहे हैं, प्रबंध काव्य लिख रहे हैं, ये श्रृंगार रस से प्रभावित हिंदी में रीतकाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। और रीतकाल जब प्रभावित हुआ तो मैनेयर पांडे जैसे हमारे शिक्षक थे, उनका यह मानना था कि ये एक तरह से जो भक्ति आंदोलन की जो धारा थी उसका विचलन है, रीतकाल का आना, पीछे जाना है। हम आगे नहीं गए। रीतकाल के जो 200-250 साल का जो पूरा पीरियड है उसमें हम पीछे गए। मैं ये जो रीतकाल को एक तरह से ह्रासशील प्रवृत्ति के तौर पर देखने की जो समझ है, मैं इससे असहमत हूं। अगर मैं ये मान लूंगा कि रीतकाल के जो कवि जो श्रृंगार रस की कविताएं लिख रहे थे वे यांत्रिक कविताएं थी या वो सर्जनात्मक कविताएं थी या कृत्रिम कविताएं थी, ये एक अलग समस्या है। मैं उसकी मौका लगेगा तो चर्चा करूंगा मैं आपसे। लेकिन जो असल चीज है वो ये कि श्रृंगार रस का उपयोग वो ह्रासशील दृष्टिकोण का परिचायक नहीं है। अच्छा, भारतीय हिंदू से शुरू हुई परंपरा और हमने तय कर लिया कि हम अब श्रृंगार रस पर कविताएं नहीं लिखेंगे, ठीक। और हमने साहित्य में प्रतिष्ठित कर दिया आधुनिक विषयों को और आधुनिक चीजों को। हम पढ़ाते हैं। कहां चला गया श्रृंगार? आज श्रृंगार कहां है? आज श्रृंगार हमारे जीवन में आ चुका है। किसके जरिए आया वो? श्रृंगार पहले साहित्य में था, पहले साहित्य में था। आज श्रृंगार कहां है? आज श्रृंगार हमारे जरिए हमारे पास आया विज्ञापन के जरिए और मीडिया के जरिए। और हम किसमें सब जो सारा का सारा प्रोडक्ट है जिसे आप लोग कॉस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं, सारे के सारे विज्ञापन, पूरे विज्ञापन, सारी दुनिया में जितने भी विज्ञापन बनाए जाते हैं उन सारे विज्ञापनों के केंद्र में एक ही चीज है जिसका वर्चस्व है, वो है श्रृंगार और स्त्री। स्त्री के बिना कोई विज्ञापन नहीं बनता, ठीक। और श्रृंगार रस का साहित्य से प्रभावित, श्रृंगार रस से प्रभावित कोई भी लेखक स्त्री के बिना कोई रचना नहीं लिखता। कौन सी चीज थी श्रृंगार रस के केंद्र में? स्त्री और श्रृंगार। ये श्रृंगार रस के कवि हैं, लेखक हैं जो कि संस्कृत में रहे हैं, जिनका कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या उन्हें हम माइनस कर सकते हैं अपनी परंपरा में? नहीं। कौन नहीं जानता इस बात को? फिर ये आधुनिक काल में ऐसा क्या घटा कि हमने श्रृंगार को एक तरह से त्याज्य मान लिया? लेकिन श्रृंगार तो गया नहीं। श्रृंगार तो हमारे जीवन में आ गया और दूसरे माध्यमों के जरिए फैल गया और ज्यादा पावरफुल हो गया। अब कविता देख के कोई लड़की सस्ती नहीं है। वो किससे प्रभावित होती है? लड़के किससे प्रभावित होते हैं? यार ये कॉस्मेटिक्स, ये विज्ञापन, कॉस्मेटिक, देखो ये देखो क्रीम है, इसका विज्ञापन बहुत कितना सुंदर है, मैं तो यही क्रीम लूंगा या मैं यही क्रीम लूंगी। आप विज्ञापन को माइनस करके कोई चीज खरीद सकते हैं? नहीं। कोई चीज बेच सकते हैं? नहीं। मध्यकाल में श्रृंगार रस को माइनस करके रचना लिखी जा सकती थी? नहीं। क्या काम किया श्रृंगार ने? ये एक समग्र छवि, इमेज और ये हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, अगर हम श्रृंगार का ध्यान में रखेंगे तो आप पाएंगे, जैसा कि हजारीफा द्विवेदी ने रेखांकित किया, जिस पर कि हिंदी की आलोचना तकरीबन कोई बात नहीं करती। श्रृंगार का साहित्य
यही लौकिकता का साहित्य, जिसे हम लोग मॉडर्न भाषा में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। यह साधारण साहित्य नहीं है। श्रृंगार के साहित्य को अगर आप सिर्फ दरबारी संस्कृति तक सीमित करके, दरबारी सभ्यता तक सीमित करके देखेंगे तो आपको श्रृंगार की ताकत समझ में ही नहीं आएगी। आज हमें मालूम है कि कौन रानी कैसे सजती है, नहीं, लेकिन हमें यह मालूम है कौन हीरोइन कैसे सजती है। हमें विज्ञापन में जो नायिका दिखाई देती है, हमें मालूम है वो कैसे सजती है और किन चीजों से सजती है। किसको फॉलो करते हैं हम लोग? उसे। और मैं प्रोफेसर हूं, मुझे तो फॉलो ही नहीं करता कोई। मेरे सोचते हजारों विद्यार्थी पढ़ाए मैंने। किसके लुक पर ध्यान देते हैं श्रृंगार में? स्त्री के बिना विज्ञापन बनता ही नहीं है, हीरो का भी नहीं बनेगा। श्रृंगार की धुरी है कौन? स्त्री। श्रृंगार रस की रचनाएं स्त्री के बिना लिखी नहीं जा सकती। वो कृत्रिम स्त्री हो या रियल स्त्री हो, ये एक अलग प्रश्न है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसे, क्योंकि कृत्रिम स्त्री बहुत रची गई वहां। स्त्री के बारे में बहुत कुछ या श्रृंगार के बारे में बहुत कुछ फॉल्स कम्युनिकेट किया गया। हजारी द्विवेदी ने इस पर बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है कि रीतकाल की जो नायिकाएं हैं, जो लेखकों ने लिखी हैं, वे रियल में मिलती नहीं है। वो सिर्फ कविता में मिलती है, बाकी जिंदगी में तो वो नायिकाएं दिखाई नहीं देती कभी। एक है कविता में नायिका जो कि रीतकाल की कविता में है, और एक है जीवन में नायिका जो कि हमें दिखाई देती है। तो ये श्रृंगार साहित्य, उसमें ये फांक तो है, लेकिन इससे उसकी जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य की जो परंपरा है, वह परंपरा हमारे जेहन से गायब तो नहीं होनी चाहिए। श्रृंगार का इस्तेमाल कौन करते हैं? आज आप लिख सकते हैं क्या कि इस क्रीम को सिर्फ ब्राह्मण लगाएंगे? नहीं। आपने कोई विज्ञापन देखा ऐसा कि नहीं, इस पाउडर को सिर्फ जो है औरतें लगाएंगी, पुरुष नहीं लगाएंगे? नहीं। श्रृंगार की सामग्री, श्रृंगार के जितने भी सहयोगी रूप हैं, वे किसके लिए हैं? सबके लिए। श्रृंगार किसके लिए है? सबके लिए। हम लोग यहां अभी 38 लोग हैं, 38 से कुछ एक आध दो लोग ज्यादा ही होंगे। हम लोग अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन सब अपने अपने तरीके से सच के आए हैं। श्रृंगार किसके लिए है? सबके लिए। कौन सी चीज दी इसने श्रृंगार ने मुझे? साहित्य को कौन सी चीज दी? साहित्य लिखा जाएगा किसके लिए? अगर वो श्रृंगार में लिखा जाएगा तो किसके लिए? सबके लिए। श्रृंगार की रचनाएं सिर्फ विज्ञापन किसके लिए बन रहा है? अभी तो विज्ञापन आ गया तो आपको पता चल रहा है कि इससे जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन है उस प्रोडक्ट की कंपनी को फायदा होगा, ठीक। लेकिन पुराने जमाने में, मध्यकाल में, रीतकाल में तो विज्ञापन नहीं था। वो कविता सुनाता था, कविता सुन के राजा खुश होता था, तो उसके बाद कहता था कि कुछ ले लीजिए, अब आप इनाम ले लीजिए, तो उसे बदले में कुछ मिल जाता था। तो श्रृंगार की रचनाएं बदले में उसे मूल्य तो देती थी, जिसे हम लोग कहते हैं रचनाओं का विनिमय मूल्य, एक्सचेंज वैल्यू। अब मैं आपके बीच में अभी क्लास ले रहा हूं ना, तो मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। रेम्युनरेशन आएगा ना मेरे पास में। क्या चीज है ये? कौन सी चीज है इसमें? विनिमय मूल्य। श्रृंगार का जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसने के पूरी इकोनॉमी, पूरी कल्चर, पूरी सोसाइटी सबको प्रभावित किया, वो ये एक्सचेंज वैल्यू। वो बिहारी हो, देव हो, और कोई कवि हो जो कि दरबारी कवि थे, वो उनका मूल्य क्या था? उनकी रचना का बदले में उसे राज दरबार से कोई ना कोई चीज पारितोषिक के तौर पर, सहायता के तौर पर मिलती थी, इनाम के तौर पर मिलती थी।
कविता सुनने के बाद। तो श्रृंगार ने कौन से चीज को विकसित किया हमारे बीच में, जिसे अर्थव्यवस्था में कहते हैं एक्सचेंज वैल्यू। समझ रहे हैं आप? ये जो विनिमय मूल्य का सिस्टम विकसित करने में, और श्रृंगार सबके लिए है, और चूंकि श्रृंगार रस पर केंद्रित रचनाएं लिखी जा रही है, तो साहित्य किसके लिए होगा? सबके लिए। वो न तो समुदाय विशेष के लिए हो सकता है, न धर्म विशेष के लिए हो सकता है, न कास्ट विशेष के लिए हो सकता है। और जो रचना लिखने वाला है वो कौन होगा? क्या वहां जाति देखी जाएगी? जाति की खोज करें उसमें? नहीं, जाति कुछ नहीं देखी क्यों? जाएगी। क्यों? मध्यकाल है। मैं थोड़ा सा विवाद के लिए, जिससे कि दिमाग में थोड़ा सा हलचल हो। आप यहां से देखिए कि जो दो बड़े ग्रंथ हैं, एपिक, महाकाव्य, कौन से हैं? वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास का महाभारत। किसने लिखे हैं? क्या जाति थी इन दोनों लेखकों की? ये दोनों के दोनों शूद्र जाति से आते थे। निम्न जाति के थे। शूद्र जाति से आते थे। मैं बहुत प्रिसाइसली कह रहा हूं ये बात। ये दलित थे। ये दो महाकाव्य लेखकों की रचना से, इन दो महाकाव्यों से पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य 2000 वर्ष तक लगातार प्रभावित रहा है। कोई भी लेखक, कोई भी कथानक ले तो वो कहां से लेता था? इन दो किताबों से। किसका असर था इस पर? लेखक की कौन सी जाति थी? क्या वहां जाति चेतना दिखाई देती है? जाति चेतना दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। तो कौन सी चीज संप्रसारित की इसने? साहित्य के इतिहास में संप्रसारित की कि लेखक, जब लेखक बनता है, मैं आपके बीच में हूं या आप मेरे सामने एज ए टीचर पार्टिसिपेंट हैं इसमें, तो मेरी आपकी आइडेंटिटी क्या है अभी और क्या रहेगी? क्योंकि हम अब रोटी रोजी भी इसी की खाते हैं। एज ए प्रोफेशन हम प्रोफेसर हैं, ठीक? तो मैं किसके लिए बनाऊं? सबके लिए। मैं तो ये नहीं कह सकता कि मेरी क्लास में सिर्फ लड़कियां बैठेंगी, लड़के नहीं बैठेंगे, या लड़के ही बैठेंगे, लड़कियां नहीं बैठेंगी। कह सकता हूं? नहीं। मेरी जो आइडेंटिटी है, अस्मिता है, वो कौन सी है? साहित्य में लिखने के बाद में लेखक की जाति, धर्म नहीं रहता। मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बदल गई। कौन सी आइडेंटिटी हो गई वेद व्यास की? वो लेखक हो गया। वो वेद व्यास, उसकी जाति क्या थी? अब ये गौड़ हो गया। वाल्मीकि की जाति क्या थी? ये गौड़ हो गया। वो क्या बन गए? एक नई आइडेंटिटी एज ए राइटर, एज ए लेखक। मैं पहले था चतुर्वेदी, लेकिन अब मैं चतुर्वेदी नाम में मेरे में लिखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे चतुर्वेदी अब नहीं हूं। क्यों? मैं कौन हूं? मुझे पेंशन, मैं प्रोफेसर हूं। मैं प्रोफेसर हूं एज ए प्रोफेशन। तो पहली चीज जिसने, जो चीज कम्युनिकेट की गई, जिसे कायदे से सीखा जाना चाहिए, वो ये कि लेखक और लेखक की आइडेंटिटी, राइटर और राइटर की आइडेंटिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे ध्यान में रखें हम लोग। किससे पहचान बनेगी? मैं तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहां वामपंथियों की सरकार थी जब मेरी नौकरी लगी। आप जहां पढ़ाते हैं वहां हो सकता है बीजेपी की सरकार हो, तो क्या आप बीजेपी के या वामपंथियों के लोग होंगे? नहीं। सरकार किसकी है वहां? क्या आपको सरकार से जुड़ा हुआ माने? नहीं। एक प्रोफेशन में, एक लेखक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर कौन सी नई आइडेंटिटी दी? आपकी पुरानी आइडेंटिटी छूट जाती है आपसे। हमारी क्लास में वो भी लोग हैं जो कि दलित हैं, वो भी लोग हैं जो कि ब्राह्मण हैं, वे भी लोग हैं यादव हैं, सभी किस्म के लोग हैं। हम किसके लिए हैं? हम सबके लिए। अंबेडकर थे, वो दलित थे, लेकिन जब वो इंटेलेक्चुअल बन गए, बुद्धिजीवी बन गए, तो वो क्या बने? वो बुद्धिजीवी बने कि नहीं बने?
उनकी पहचान, आइडेंटिटी शिफ्ट हुई कि नहीं हुई? हुई। और जब वो एक मंत्री बन गए तो उनकी पहचान शिफ्ट हुई कि नहीं हुई? हुई। आइडेंटिटी में शिफ्टिंग एक महत्वपूर्ण परिघटना है जो कि लगातार घटती रही है। हमारे यहां दिक्कत यह रही है कि हमने कभी लेखक की आइडेंटिटी में आए हुए बदलाव और पेशेगत जो उसकी अस्मिता है उसको केंद्र में रख के सोचा ही नहीं। अगर हम सोचते तो हमारे पास में दृष्टिकोण अलग होता। यह बात कहने का सिर्फ एक पर्पज है। हम क्या करते हैं कि हम कैटेगराइज करते हैं कि ये रीतकाल के कवि हैं और ये दरबारी कवि हैं। दरबारी कवि कहने का मतलब वही है जैसे किसी को ये कहना कि वो दलित कवि है, वो जो है वो स्त्री कवि है। आप समझ नहीं मेरी बात को? लेखक सिर्फ लेखक होता है। कंटेंट पर बाद में बात करेंगे। पहले समस्या यह है जैसे आप लोग हैं तो आपकी अभी जो आइडेंटिटी है वो किसकी आइडेंटिटी है? एज ए लेक्चरर। और ये आइडेंटिटी आपको सारे जीवन रहेगी। आप मां भी हैं, आप बेटी भी हैं, लेकिन आपकी कौन सी आइडेंटिटी देखी जाएगी? एज ए टीचर, एज ए टीचर, एज ए टीचर, एज ए टीचर। वह आइडेंटिटी आपकी प्रमुख है क्योंकि वह आपकी अर्निंग का, आपकी आजीविका का मूलाधार है। वह लेखक इसलिए कमाता था, इसलिए दरबार से सम्मानित होता था क्योंकि वो लेखक था। लेखक की पहचान जाति, धर्म, इन तमाम किस्म के बंधनों से मुक्त होकर उसकी शिफ्टिंग है ये आइडेंटिटी की। और ये जो चीज थी ये किसने दी मुझे? कहां से मिली मुझे? ये सबसे पहले जिक्र किसने किया श्रृंगार का? मैं क्यों इस डिटेल्स में ले जाना चाहता हूं? भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में किया। क्या जरूरत थी नाट्य शास्त्र से हमें लेने की? लेकिन लोगों ने लिया। धीरे 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 उसके फॉर्म विकसित होते गए। भरत के नाट्य शास्त्र में 4 अलंकार थे। और जब पंडित जगन्नाथ कविराज तक हम पहुंचे 18वीं शताब्दी में तो हमारे पास में 300 अलंकार थे। ये अलंकार, ये छंद, इनकी संख्या का बढ़ते जाना, ये क्या चीज है? ये बिल्कुल जिसे कहें कि उसके अभिव्यक्ति के फॉर्म का डेवलपमेंट है। लगातार बढ़ते गए, तरीके से बदलते गए, कहने के शैली बदलती गई, नए नए छंद आते गए, नए नए छंद ऐड होते गए, नए नए अलंकार आते गए, नए नए अलंकार लिस्ट में ऐड होते गए। भरत ने तो 4 ही लिखे थे नाट्य शास्त्र में। कायदे से तो हमें 4 से 5वें पे जाना नहीं चाहिए था। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की एक इनहेरेंट विशेषता है कि वह अपनी अभिव्यक्ति के रूपों को अपने हाथों से बदलता है, तोड़ता है। उसे स्टीरियोटाइप पसंद नहीं है। किससे तय होगा कम्युनिकेशन? अगर मान लो ये सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट हैं ये सारे के सारे लोग फ्रेंच होते और मैं हिंदी में बोलता तो मेरी कोई सुनने आता नहीं। मुझसे कह देते, हेमलता जी मुझसे कह देते कि जगदीश्वर जी आपको फ्रेंच में बोलना होगा क्योंकि सब लोग फ्रेंच वाले हैं। तो मैं मजबूर होता या तो फ्रेंच जानने के लिए या समझने के लिए या फ्रेंच में बोलने के लिए, और नहीं जानता हूं तो मैं कह देता कि भाई मैं तो जानता नहीं, मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। तो मेरी क्लास खत्म, मुझे बुलाया ही नहीं जाता। किससे तय हो रही है मेरी भाषा? आपसे। पार्टिसिपेंट कौन है? हिंदी के टीचर। बोलना किस में है? हिंदी में। कम्युनिकेशन की लैंग्वेज जो बदलती है, जो कि बदली, जैसे मैंने आपसे कहा 14वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक 400 साल तक ब्रज भाषा का दबदबा रहा। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद से धीरे 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 दायरा सिकुड़ता गया और आज स्थिति है कि अब वो कुल मिला के 18 लाख 17 लाख लोग हैं जो कि ब्रजभाषी हैं। ये संख्या और घटती जाएगी आगे। लोग नहीं घटे हैं, जनसंख्या बढ़ी है। घटे कौन लोग हैं? जो कि अपने को ब्रजभाषी, उनकी मातृभाषा को ब्रजभाषा की को मातृभाषा नहीं कहते। मेरी कौन सी भाषा है जो मातृभाषा है मेरी?
मेरी तो ब्रजभाषा है, मातृभाषा। तो जब मेरी मातृभाषा ब्रजभाषा है तो मुझे मथुरा में आने के बाद ही मैं ब्रजभाषा क्यों बोल पाता हूं? मैं बाहर क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि साथ वाले लोग ब्रजभाषा में बात नहीं करते। प्रवेश नहीं है मेरे पास। आपके पास यहां प्रवेश है, मैं आराम से बोल लेता हूं। रास्ता चलते हुए जो मेरी परिचित हैं लोग, वो आराम से ब्रजभाषा में बोलते हैं। वो औरतें तो खासतौर पर बोलती हैं ब्रजभाषा में, तो मुझे सुनने बड़ा अच्छा लगता है। वो जो भी बोल रही है XYZ, वो कंटेंट इन मटेरियल, मैं देखता हूँ कि मुझे ये भाषा मुझसे छूट गई। सो एक नई चीज़ घट रही है, वो ये कि भाषा जो इसमें आप पैदा हुए, वो भाषा आपसे छूट रही है और आपने एक स्टीरियोटाइप विकसित किया हुआ है उसको समझने का, समझाने का, जो कि आपकी मदद नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज, श्रृंगार रस और श्रृंगार रस पर लिखी हुई रचनाएं, एक वे रचनाएं जो सृजनात्मक साहित्य का हिस्सा है और एक वे रचनाएं जिनमें कृत्रिम ढंग से संस्कृत काव्य शास्त्र और श्रृंगार रस के नियमों का पालन किया गया। ऐसी रचनाएं बहुत लिखी हैं। किसने लिखी हैं? वो केशव ने भी लिखी हैं, और केशव ने ऐसी भी रचनाएं लिखी हैं जो कि सृजनात्मक हैं। दोनों ही तरह की रचनाएं लिखी हैं। मतीराम ने ज्यादा सृजनात्मक रचनाएं लिखी हैं ब्रज में। सबसे ज्यादा कृत्रिम रचनाएं लिखी हैं किसने? बिहारी ने, क्योंकि वो श्रृंगार रस के मास्टर थे। तो क्या इससे हमें ये चीज समझ में आएगी? ये तो समझ में आ रहा है कि ये आर्टिफिशियल लैंग्वेज, कृत्रिम भाषा है इनकी। ये वह भाषा है जो काव्य शास्त्र के नियमों से संचालित है। ठीक, इससे कौन सी चीज रिफ्लेक्ट कर रही है? जो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसा कि मैंने कहा आपसे, श्रृंगार रस स्वभाव तो वो एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को विकसित करने वाला रस है, और जब उसका सृजनात्मक ढंग से विकास नहीं होगा, सृजनात्मक ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि, मैं एक सामान्य सवाल पूछ रहा हूं आपसे, देखिए आपको बहुत अच्छा उत्तर मिलेगा आपसे मुझे। सुंदर किसे करें, कहें? सुंदरता कौन है? सुंदर किसे कहते हैं? हमारी आंखों को अच्छा लगता है। और मैं अभी, नीरज जी, अभी 5 मिनट में समाप्त करता हूं इसे। सुंदर माने वह जो सहज हो, हमारे मन के अनुकूल। सहज हो। आप सच के आई हैं लेकिन आप नॉर्मल लग रही हैं। आप समझ नहीं मेरी बात? जिसे हम लोग कहते हैं ताक भड़क वाला श्रृंगार, उसे सुंदर नहीं कहते। सुंदर किसे कहते हैं? संस्कृत काव्य शास्त्र के रस के लोगों का ये मानना था, सुंदर उसे कहते हैं जो कि सरल और सहज हो। वो सरल और सहज देखने में आप अच्छी क्रीम लगा के भी हो सकती हो, बिना क्रीम के भी हो सकती हैं। आती है ना ऐसी मतलब कॉस्मेटिक्स जो कि आपको पता ही नहीं होने देती किसी को कि आप सच के आई हैं। वह स्त्री, वह श्रृंगार, वह ज्यादा अच्छा माना जाता है जो कि स्वाभाविक लगे। सुंदरता माने स्वाभाविक। देखते ही कहते ना, आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अब वो क्यों लग रही है उसे भी नहीं मालूम, लेकिन वो स्वाभाविक लगता सुंदरता का लक्षण है। अब हमारे यहां मुश्किल क्या हुई कि जो श्रृंगार के जो कृत्रिम लेखक थे, जिन्होंने श्रृंगार का यांत्रिक तौर पर इस्तेमाल किया, उन लोगों ने एक तरह से श्रृंगार की ह्रासशील प्रवृत्ति को व्यक्त किया, और यह प्रवृत्ति रीतकाल के एक वर्ग में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका कारण, इसका एक बड़ा कारण है, और यह कह के मैं बातचीत यहां रोकूंगा। वो बड़ा कारण क्या है? बातचीत बहुत करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो चीज मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं वो ये कि ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, उसमें ये मूल्य सभ्यता में कन्वर्ट नहीं हुए। व्यवहार में कन्वर्ट नहीं हुए, वो किताब तक रह गए। और नीचे समाज कैसा बना? वो एकदम ठेठ,
गवई हेलंत बोला बचनांत गारी, करील वृक्ष कूप जल खारी। ये ब्रिज की विशेषता है। कैसी भाषा है? अरे कहां जा रहे हो है, कैसो है, और तेरी मैया कैसी है। वो ये नहीं पूछता आपकी माता जी कैसी है। समझ रहे? अच्छा, बहुत लाउडली पता चलेगा कि आपसे उसने आपकी मां की खबर ली। कैसे? तेरी मैया कैसी है, जोर से बोलते हैं जिससे कि और 4 लोग सुने। हेलंत बोला बचनांत गारी, और हर सेंटेंस के बाद में एक गाली। करील वृक्ष कूप जल खारी। ये जो प्रवेश है, ये प्रवेश, और उसमें ये जो माधुर्यपूर्ण ब्रजभाषा, दोनों के बीच में कोई साम्य नहीं है। ये आज भी है। साहित्य जितना सरस है, माधुर्य से भरा हुआ है, जीवन उतना ही कर्णकटु है। और ये जो चीज है, ये चीज अपने आप में हमारे लिए एक मैसेज देती है कि जब हम हिरासशील रूपों का उपयोग करते हैं, या हम जो साहित्य में रूप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अगर हम व्यवहार में कन्वर्ट नहीं करते, सामाजिक व्यवहार में कन्वर्ट नहीं करते, जो भाषा साहित्य में इस्तेमाल करते हैं उसे हम शिक्षा में कन्वर्ट नहीं करते, तो जाहिर है कि एक गैप पैदा होगा। तो ब्रजभाषा के साहित्य का और ब्रजभाषा के लेखकों का उसकी जनता के साथ में गैप दिखाई देता है। लोग कहते हैं ना कि वो अब कबीर, वो केशव के रास्ते पर कोई जाना नहीं चाहता, नहीं गए। बिहारी के रास्ते पर कोई नहीं गया। क्यों? बहुत शानदार कविता लिखी है उसने। एक पंक्ति बोल के मैं खत्म कर दूंगा। ये बिहारी का एक दोहा है होठों के बारे में। दोहा ये है, लग लग कहे तो ना लगे। आप लग लग बोलिए तो दोनों होठ जुड़ेंगे नहीं। बिलक कहे लग जाए, जो ही बिलक बोलेंगे दोनों होठ जुड़ जाएंगे। तो ये जो सौंदर्य है उसकी भाषा का, लेकिन उसका कोई अनुकरण किसी ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कृत्रिम भाषा थी, वो काव्य शास्त्र की भाषा थी। और इस पर नगेंद्र भी जो कह रहे हैं उससे रामविलास शर्मा भी सहमत हैं, जबकि नगेंद्र और रामविलास शर्मा दोनों का दृष्टिकोण एकदम अलग है। भाषा तब बचती है, साहित्य, भाषा का साहित्य तब बचता है जबकि वो ट्रांसलेट हो जीवन के साथ, एकाकार करे। तो हमारे यहां तो उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो हमारे यहां भी क्या है, साहित्य भी एक तरह से डिस्कनेक्ट है जनता के साथ। ब्रजभाषा का साहित्य, हम अगर ये सोच रहे हो कि खड़ी बोली हिंदी का साहित्य कनेक्टेड है जनता के साथ में, तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हिंदी का कोई भी प्रतिष्ठित कवि, लेखक, वो जनता में कितना जनप्रिय है, ये इस बात से पता चल जाएगा उसकी जब रचना छपती है तो उसका प्रिंट ऑर्डर कितना जाता है रचना का। आज जानते हैं रेट क्या है किताब छपने का? प्रिंट ऑर्डर जो जाता है 300 कॉपी। अच्छा, एक कॉपी को कितने लोग पढ़ेंगे? 50 लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग। कितने लोगों तक पहुंचेगी वो कविता? कितने लोगों तक पहुंचे वो कवि? हिंदी भाषी क्षेत्र की पॉपुलेशन तकरीबन 30 करोड़ से अधिक है। प्रिंट ऑर्डर कितने का जा रहा है लेखक का? 300 कॉपी। आधुनिक काल, सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हम लोग। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें वे हैं जिनसे कि आपको एक डिस्कनेक्ट, लिटरेचर का भी डिस्कनेक्ट है, ब्रजभाषा के साहित्य का भी डिस्कनेक्ट है। ये डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं संतुष्ट हूं कि साहित्य समाज से जुड़ा हुआ है, और वो सबसे पॉपुलर जो रूढ़ी है, साहित्य की रूढ़ी जो हमारे बीच में है, साहित्य समाज का दर्पण है। अच्छा, हिंदी भाषी समाज में, जो ब्रजभाषी समाज में जो दिक्कत है, क्या वो रिफ्लेक्ट होती है ब्रज में के साहित्य में? नहीं, कहीं दिक्कत। और अभी किसी पार्टिसिपेंट ने कहा था कि बहुत बुरा हाल है, और वो तो दिखाई नहीं देता। वो स्त्रियों की जो दशा है, पुरुषों की जो दशा है, वो कहीं दिखाई देती है? नहीं। तो हमारे लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो डिस्कनेक्ट है, इस डिस्कनेक्ट को कैसे हम दूर करें। फिलहाल इतना ही रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।